नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर विश्व का इतिहास, जिसमें अब इस बार 2021 के अंदर केवल एक ही टॉपिक रखा है, औद्योगिक क्रांति, जो अपने सिलेबस में है। और इससे संबंधित टोटल 15 क्वेश्चन के अंदर अपन इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। और ध्यान रखें कि इसमें से केवल 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, या एक प्रश्न हो सकता है जो 2 नंबर का हो। तो उन सभी प्रश्नों को अपन इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। और ये यकीन माने कि जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और ये वीडियो देखने के बाद आप इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, इन 15 क्वेश्चन याद करने के बाद में उनका जवाब दे पाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक क्रांति शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था। ये है जॉर्जिस मिशेल और काइड्रिक एंजेम। तो ये दोनों ही हैं जिन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए यहाँ पे आंसर मैंने रखा है ए और बे। ये जो दोनों हैं इन्होंने ये कहाँ के, इनके बारे में यदि हम बात करें तो ये है जॉर्जिस मिशेल है फ्रांस के, और काइड्रिक एंजेम है जर्मनी के। आगे बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति आकस्मिक घटना नहीं वरन विकास की सतत प्रक्रिया है। क्या है ये? विकास की सतत प्रक्रिया, ये एक डेफिनेशन है। तो ये किसने दी है? इसकी बात करें तो अर्नोल्ड टोयनवी जो है, इन्होंने ये परिभाषा दी है औद्योगिक क्रांति की। अब बाकी ऑप्शन है CD हैजन, जॉर्जिस मिशेल और GW साउथगेट। अब इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी है उनके बारे में भी यदि हम बात करें, या इन्होंने क्या काम किया है, तो यह है कि अर्नोल्ड जो टोयनवी है, इन्होंने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर ये बात कही है कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं, विकास की सतत प्रक्रिया है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किसके द्वारा रचित पुस्तक है, तो यहाँ पे आप जवाब दे सकते हैं अर्नोल्ड टोयनवी। आगे बात करते हैं CD हैडन। CD हैडन ने कहा है कि कुटीर उद्योगों का जो मशीनीकरण है इसे ही औद्योगिक क्रांति है, या कहें कि यही औद्योगिक क्रांति है। जॉर्जिस मिशेल ने, आपने देख लिया कि औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले हैं। GW साउथगेट ने, इन्होंने क्या कहा है कि हस्तशिल्प के स्थान पे क्या हो गया, शक्ति संचालित यंत्रों से काम होने लग गया, और यही क्या है, औद्योगिक क्रांति। तो यहाँ पे औद्योगिक क्रांति की परिभाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैंने इसी एक क्वेश्चन के अंदर समेटने का प्रयास किया है। तो आप याद रखें कि विकास की सतत प्रक्रिया जो है वो तो अर्नोल्ड टोयनवी जो है, इन्होंने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में लिखा है। CD हैजन ने क्या कहा है कि कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण है वो जो औद्योगिक क्रांति है, और GW साउथगेट ने हस्तशिल्प के स्थान पर जो शक्ति संचालित यंत्रों से जो काम होता है इसे ही औद्योगिक क्रांति कहा है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, औद्योगिक क्रांति से होने वाले कोई 2 परिवर्तन बताएं। क्योंकि 2 नंबर का आएगा तो 2 परिवर्तन पूछ लेगा, या 4, सारे पूछने की संभावना कम है, तो इसलिए। लेकिन आप इनको मैं सारे ही आपको स्लाइड में बताऊंगा, तो आप याद कर लें जितने हो सके, लेकिन मिनिमम 2 या 4 तो करें ही। आगे बात करते हैं कोई 2 परिवर्तन। देखो इसमें क्या हुआ कि हाथ से उत्पादन के स्थान पे क्या होने लग गया, मशीनों से उत्पादन होने लग गया। पहले हाथ से उत्पादन होता था, कहाँ किससे होने लग गया, मशीनों से। दूसरा, अब इसमें क्या हुआ कि इस्पात की मांग बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि इस्पात के नए कारखाने लग गए। इस्पात की जैसे ही मांग बढ़ी तो इस्पात के नए कारखाने लगे, कि मशीनीकरण का युग आया तो इस्पात चाहिए था, और इस्पात की जरूरत पड़ी तो इस्पात के कारखाने लगे। कृषि कार्यों में मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा, और छोटी जोत से बड़ी जोतें, छोटी जोत से बड़ी जोत का मतलब पहले खेत जो हैं वो छोटे हुआ करते थे, अब बड़े होने लग गए। क्यों? क्योंकि अब जो काम है मशीनों से हो रहा है, तो एक फैमिली भी, जैसे मान लो पहले 5 बीघा में खेती करती थी, तो अब अधिक दूरी मतलब बड़े खेत में काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो यंत्रों के माध्यम से काम करना पड़ रहा है। पूंजी का उपयोग बढ़ गया, और पूंजी का जब उपयोग बढ़ा तो क्या हुआ, बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। यातायात में वाष्प चालित जो इंजन है इसका उपयोग होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु संगठित व्यापार तंत्र बन गया, और कम मानव श्रम और उत्पादन अधिक होने लगा। ये 7 परिवर्तन हैं जो औद्योगिक क्रांति में आए, या कहें औद्योगिक क्रांति की वजह से आए। तो इनमें से कोई भी आप मिनिमम 4 याद रखें। आगे बात करते हैं
औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों प्रारंभ हुई? दो कारण लिखिए कि औद्योगिक क्रांति है वो इंग्लैंड में ही क्यों हुई। सबसे पहले क्योंकि आप जानते हैं कि इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई है, तो उसके क्या कारण है, यहाँ पे अपन कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इनमें कम से कम आप दो कारण ध्यान रखें। इंग्लैंड के पास विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य है। इंग्लैंड में लोहे और कोयले की खानें पास पास हैं। जरूरत के सामान का उत्पादन करते हैं। जरूरत मतलब लग्जरियस वस्तुओं से की तुलना में या आम आदमी को काम आने वाली जो चीजें हैं उनका उत्पादन अधिक करते हैं। पूंजी की उपलब्धता है, उनके पास पैसा है। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति यदि देखें तो आपने देखा होगा चारों ओर उसकी जो लैंड है उसके चारों ओर क्या है, पानी है। इस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ पानी है, तो इसको अन्य देश से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। इस वजह से इसकी भौगोलिक स्थिति जो है इसकी वजह से भी अभी औद्योगिक क्रांति में सहायता मिली। इंग्लैंड के वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन, इन सब की वजह से क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। तो कोई भी आप 4 पॉइंट याद कर ले। आगे बात करते हैं कृषि क्षेत्र में क्या क्या हुआ उसके बारे में। अपन एक ही क्वेश्चन से कृषि क्षेत्र में जितने भी आविष्कार हुए उन सब के बारे में बात कर लेंगे। बीज बोने की जो मशीन है सीड ड्रिल, कौन सी मशीन है, सीड ड्रिल, ये किसने बनाई थी, इसका आंसर तो हो जाएगा जेथरो टल। अन्य है टाउनसेंड, रॉबर्ट बेकवेल और रिटन। अब इन्होंने भी क्या किया, अन्य क्या क्या आविष्कार किए, इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ लेंगे। क्योंकि अन्य यदि क्वेश्चन बनता है, मान लो टाउनसेंड ने क्या कार्य किया या इसने क्या आविष्कार किया, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे फसल चक्र सिद्धांत इसने दिया था, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस तरीके से याद करें। जो सीड ड्रिल है वो तो किसने बनाई थी, जेथरो टल ने। लेकिन टाउनसेंड ने क्या दिया था, यहाँ पे आप देखें फसल चक्र का सिद्धांत इसने दिया। रॉबर्ट बेकवेल ने क्या किया, भेड़ों और गायों की नस्ल में सुधार किया। और हिटन ने क्या किया, अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन बनाई। और ये 4 तो यहाँ पे आपको याद होंगे। 5वां एक और क्वेश्चन बनता है कि फसल काटने की जो मशीन है वो किसने बनाई और कब बनाई। ये 1834 ईस्वी में साइरस के एच मैककॉर्मिक जो है, इन्होंने ये फसल काटने की मशीन बनाई। तो कृषि के क्षेत्र में ये 5 आविष्कार प्रमुख हुए हैं और 5 पे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अपन ने एक ही क्वेश्चन के माध्यम से 5 को याद करने का प्रयास किया है। आगे बात करते हैं। औद्योगिक क्रांति के समय सबसे पहले सुधार किस क्षेत्र में हुए, सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में। अब ये क्वेश्चन आते ही लोगों के समझ में नहीं आता कि कृषि के क्षेत्र में करें या वस्त्र उद्योग में। देखो औद्योगिक क्रांति तो वस्त्र उद्योग में हुई, लेकिन जो सुधार, क्योंकि आपको पता है औद्योगिक क्रांति जब वस्त्रों के क्षेत्र में आई तो वस्त्र के लिए क्या चाहिए, कपास चाहिए। और जब कपास चाहिए तो पहले किसमें सुधार करना पड़ा, एग्रीकल्चर में। तो औद्योगिक क्रांति की वजह से जो सुधार किए गए वो पहले कृषि के क्षेत्र में किया गया, लेकिन जो औद्योगिक क्रांति हुई वो किस क्षेत्र में हुई, वस्त्र उद्योग में। क्यों, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर उस समय किसकी मांग थी, कपड़े की मांग थी। तो आगे बात करते हैं वस्त्र उद्योग के अंदर क्या क्या आविष्कार हुए उनके बारे में बात करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई किस क्षेत्र में हुई, जो अभी अपन बात कर चुके हैं, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में। आगे बात करें फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार किसने किया, जॉन के। किसने किया है, जॉन के। जेम्स हरग्रीव्स, रिचर्ड आर्कराइट, सैमुअल क्रॉम्पटन। अब यहाँ पे इसका आंसर तो क्या है, जॉन के। लेकिन यदि इसी के साथ में हम इन तीनों के बारे में और पता हो तो हमें आंसर इजी हो जाएगा। और यदि ये पूछ ले जाए जेम्स हरग्रीव्स ने किस चीज का आविष्कार किया, ये भी क्वेश्चन, तो उनके बारे में भी अपन इसी एक ही क्वेश्चन के माध्यम से अध्ययन कर लेंगे। देखिए कि यहाँ पर जॉन के 1733 ईस्वी में इन्होंने फ्लाइंग शटल लूम बनाई। और फ्लाइंग शटल लूम से क्या हो गया कि कपड़ा पहले की तुलना में अधिक चौड़ा बनने लग गया। अब कपड़ा बनने की मशीन जब आ गई चौड़ा बनाने की, तो अब क्या हुआ, धागे अधिक जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने जेम्स जो हरग्रीव्स है, इन्होंने क्या किया, स्पिनिंग जेनी बनाई। स्पिनिंग जेनी, इससे क्या होता था कि एक ही व्यक्ति कई सूत या कहे कई धागे एक साथ काट सकता था इस मशीन के माध्यम से। रिचर्ड आर्कराइट, इन्होंने क्या किया, वाटर फ्रेम बनाया।
अब धागे तो बनाने की इसने मतलब सूत काटने की मशीन तो तैयार कर दी स्पिनिंग जेनी, लेकिन जो सूत था वो कमजोर था, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, वाटर फ्रेम जो नामक मशीन है, इसे सूत तो कटता था लेकिन वो क्या होता था, मजबूत होता था पहले की तुलना में। और फिर सैमुअल जो क्रॉम्पटन है, इन्होंने आविष्कार किया, क्योंकि जो यहाँ पे वाटर फ्रेम जो मशीन है, ये धागा काट रही है, सूत काट रही है, मजबूत तो है लेकिन सफाई बढ़िया नहीं है, फिनिशिंग नहीं है, इसलिए इन्होंने सैमुअल क्रॉम्पटन ने फिर एक और मशीन बनाई जिसका नाम इन्होंने अपने ही नाम पे क्या रखा है, म्यूल। और इसके द्वारा जो कटा हुआ धागा है वो कैसा होता था, मजबूत भी था और साथ में बिल्कुल साफ सुथरा, मतलब कहीं पे भी कोई गांठे वगैरह इस तरीके से नहीं, बिल्कुल क्लीन एक जैसा साइज में ऐसा होता था। तो इस तरीके से इन्होंने अपने वस्त्र उद्योग की अपन बात करें तो यहाँ पे इनका आविष्कार हुआ। अब आगे बात करते हैं लोहे उद्योग के बारे में। धमन भट्टी का आविष्कार किसने किया, अब्राहम डर्मी, द्वितीय डर्मी, हेनरी कॉट और हेनरी बेसेमर। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अब्राहम डर्मी। क्या हो जाएगा, अब्राहम डर्मी। लेकिन ये द्वितीय डर्मी, हेनरी डर्मी और हेनरी बेसेमर ने क्या काम किया है, इनके बारे में भी यदि हम बात करें तो अब्राहम डर्मी ने 1709 में क्या किया कि कोयला और जो कच्चा लोहा है उसके माध्यम से या जो खनन के माध्यम से जो लोहा निकला उसको साफ करने का लिए ये धमन भट्टी का आविष्कार किया। द्वितीय डर्बी ने जो ढलवा लोहा है उसे सीधे ही पिटवा लोहा बनाने का आविष्कार किया कि किस तरीके से ढलवा लोहे से पिटवा लोहा बना जाए। हेनरी कॉट ने क्या किया, आलोडन भट्टी का और बेलन मील का आविष्कार किया, जिससे इसका शुद्धिकरण जो है वो और आसान हो गया। हेनरी बेसेमर ने क्या किया कि बेसेमर प्रक्रिया से ढलवे लोहे को सीधा इस्पात बनाने की विधि का आविष्कार किया। तो ये अपने जो लोहा तकनीक है या कहें लोहा उद्योग है उसके अंदर प्रमुख आविष्कार थे। अब इनके अंदर देखो प्रथम तो अपन ने एक ही लिया है कि धमन भट्टी का आविष्कार किसने किया, इसी के माध्यम से, लेकिन अपन ने अन्य जो 3 आविष्कार हैं इनके बारे में भी जानने का प्रयास किया है। इसीलिए अपन जो टोटल 15% अध्ययन करेंगे उसमें अपन ने पूरा चैप्टर के बारे में समझ जाएंगे और कोई भी यदि 2 क्वेश्चन आते हैं तो अपन आसानी से हल कर पाएंगे। आगे बात करते हैं परिवहन के क्षेत्र में क्या हुआ। सड़क बनाने का नया तरीका किसने आविष्कार किया, और यह है मकाडम। इन्होंने बताया कि सड़क कैसे बननी चाहिए, कि बड़े पत्थर नीचे होने चाहिए, फिर छोटे होने चाहिए, फिर और बारीक होने चाहिए, इस तरीके की जो प्रक्रिया बताई है किसने बताई, मकाडम ने। जेम्स ब्रिदली भी नाम ऑप्शन में हो सकता है, फर्डिनांड द लेस्पेथ हो सकता है, जॉर्ज स्टीफेंस हो सकता है। तो इन्होंने क्या कार्य किया जो जिनके बारे में क्वेश्चन बनता है, तो ये भी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जेम्स ब्रिदली ने 1761 में वर्सली जो कैनाल है इसका निर्माण किया। प्रश्न पूछा जा सकता है वर्सली कैनाल के निर्माण किसने किया, तो आप आंसर क्या देंगे, जेम्स ब्रिदली। फर्टिनोद द लेस्पेथ जो है इन्होंने स्वेज नहर का जो निर्माण है, ये इंजीनियर है जिन्होंने स्वेज नहर जो निर्माण किया था उसमें इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई। और जॉर्ज स्टीफेंस जो है इन्होंने 1814 ईस्वी में भाप का इंजन जो है रॉकेट इसका आविष्कार किया। तो इस तरीके से तीनों के बारे में जान लिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि 1788 ईस्वी से 1796 तक का काल जो है कितने वर्ष का, 8 वर्ष का जो काल है। इंग्लैंड में बहुत सारी नहरों का निर्माण हुआ, इसलिए इस समय को क्या कहा जाता है, नहरोन्माद कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि नहरोन्माद का जो समय है वो कौन सा है, 1788 से 1796 तक का जो समय है, क्योंकि इसमें इंग्लैंड में बहुत सारी नहरों का विकास किया गया, इसी वजह से इसको ये काल कहा जाता है। आगे बात करते हैं इंग्लैंड में प्रथम रेलगाड़ी कब और कहां चली थी, तो ये 1830 ईस्वी में मैनचेस्टर और जो लिवरपूल है उन दोनों के मध्य ये ट्रेन चलाई गई थी। आगे बात करते हैं प्रथम वाष्प चलित जो नौका है पहली बार किस नदी में चली थी, तो ये बात करें अमेजन, गंगा, नील, हडसन, ये हडसन नदी में सबसे पहले चलाई गई थी। कौन सी नदी में, हडसन नदी में। याद रखना हडसन नदी में सबसे पहले वाष्प चलित जो नाव है वो चलाई गई थी। आगे बात करें संचार के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र की बात करें तो इसमें 2 प्रमुख प्रश्न बनते हैं। एक तो है कि तार यंत्र का आविष्कार किसने किया, सैमुअल मोर्स ने 1844 ईस्वी में। सैमुअल मोर्स ने 1844 ईस्वी में
तार यंत्र का आविष्कार किया। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। आप जानते हैं सबसे क्रांतिकारी ये यंत्र है। 1836 ईस्वी में ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया। और पहले जब प्रारंभ में किया होगा तो इस तरीके से के ये टेलीफोन हुआ करते थे, जिसमें ये बोलने के लिए और ये सुनने के लिए, इस तरीके से दो चीज़ें तो कान में लगा के इस तरीके से सुना करते थे। आगे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति से कोई दो परिणाम क्या हुए। औद्योगिक क्रांति के कोई भी दो परिणाम है वो लिखिए। अपने यहाँ पे 4 परिणाम लिखें। यदि प्रश्न 2 पूछता है 2 लिख दीजिए, 4 पूछता है तो 4 लिख दीजिए। और ये जो 15 प्रश्न है इसमें अपन ने लगभग पूरा चैप्टर कवर कर लिया। यदि आपको ये 15 प्रश्न याद हो जाएंगे, इनमें से 200% आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। एक तो क्या हुआ कि नगरों का विकास हुआ, नैतिक मूल्यों में गिरावट आई, संयुक्त परिवार प्रथा में बिखराव हुआ और औपनिवेशिक जो स्पर्धा है इनकी शुरुआत हुई। ये सारे औद्योगिक क्रांति की वजह से हुआ। क्योंकि जैसे ही जहाँ पे कारखाने लग गए वहाँ पे लोग आके मजदूर वगैरह सब आके रहने लग गए, तो क्या हो गया, फिर नगरों का विकास हुआ। नैतिक मूल्यों में गिरावट, पहले की तुलना में जो नैतिकता थी वो लोगों में कमी आई उसमें। संयुक्त परिवार प्रथा में बिखराव, पहले लोग संयुक्त परिवार में रहते थे क्योंकि अब लेकिन काम करने के लिए उनको शहरों में रहना पड़ रहा है, तो छोटे परिवारों में रहने लग गए। और औपनिवेशिक स्पर्धा की शुरुआत, हर जो देश है वो क्या करने लग गया, उपनिवेश बढ़ाने का प्रयास करने लग गया, तो औपनिवेशिक स्पर्धा की शुरुआत हुई। इस तरीके से 4 प्रमुख परिणाम औद्योगिक क्रांति से आए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।